बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़। उसमें से कुछ ऑर्गेनेलीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लासेस में, और वही ऑर्गेनेलीज़ को कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास में भी। हम बुनियादी तौर पर ऑर्गेनेली में आज डिस्कस करेंगे प्लांट सेल में या आमतौर प्लांट और एनिमल दोनों में वैक्यूल्स। सेल में एक स्ट्रक्चर होता है और वही स्ट्रक्चर वैक्यूल्स कहलाता है। ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ हैं? तो वैक्यूल्स जो होते हैं ये एक फ्लूइड फिल्ड सेक हैं। वैक्यूल्स हमारे पास सेल में एक सेक, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ठीक है, और वही सिंगल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? वही सिंगल मेम्ब्रेन कहलाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, जो एनिमल सेल्स होते हैं तो उनमें या तो एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो सबसे बड़ा होता है तमाम सेल ऑर्गेनेलीज़ में। ठीक है, सबसे बड़ा होता है तमाम सेल ऑर्गेनेलीज़ में। तो जो वैक्यूल्स में इनसाइड फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड में कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? तो उसी फ्लूइड में साल्ट होता है, इसके अलावा वाटर होते हैं या कुछ अदर मटेरियल्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमें मालूम है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो इनके सेंटर पर मौजूद होता है और ये सबसे बड़ा होता है, तो इसके बड़े साइज़ की वजह से प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में जो अदर ऑर्गेनेली हैं, जिस तरह न्यूक्लियस हैं, राइबोसोम हैं, लाइसोसोम है या जितने और भी चीज़ें हैं, वो प्लांट सेल के सेल वॉल की तरफ वो जकड़ जाते हैं, वो पुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी की वजह से सेल टर्जिड बन जाता है, और यही प्रेशर कहलाता है या ये जो फिनोमेना है ये कहलाते हैं टर्जिडिटी। क्या कहलाता है? कहलाता है टर्जिडिटी। ठीक है, तो ये जो प्लांट सेल टर्जिड होते हैं, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स की वजह से ये प्लांट सेल टर्जिड होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जो फूड लेते हैं फूड वैक्यूल्स के फार्म में बाहर इन्वायरमेंट से। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें वैक्यूल्स कंट्रक्टाइल फॉर्म में होता है, मीन दैट देयर वैक्यूल्स हैविंग द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट और एंड रिलैक्स। तो इनकी वजह से वो फूड मॉलिक्यूल या वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो वो भी एक वैक्यूल का एक टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी वैक्यूल्स की। इसके अलावा और एक ऑर्गेनेली हमारे पास सेल में मौजूद होती हैं, वही ऑर्गेनेली कहलाता है लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम भी एक सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, और ये बात याद रखिए कि लाइसोसोम में इनसाइड क्या होता है, इसमें इनसाइड स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन या वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइड बैग। ये एक खुदकश के तौर पर काम करते हैं। जब ये अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं तो जो फूड मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है, वही एंजाइम्स उन चीज़ों की ब्रेकडाउन करती हैं सेल में। तो अगर ये सेल में एक गलत पॉइंट पर रिलीज़ करते हैं अपने एंजाइम्स को, तो ये सेल ही को तबाह बर्बाद करता है। ठीक है, तो ये इसलिए कहलाते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, किस तरह ये काम करते हैं? तो एक लाइसोसोम जो होता है ये वैक्यूल्स के साथ फ्यूज़ हो जाता है और अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, तो वहाँ पर इनमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल या ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है इस लाइसोसोम की वजह से। ठीक है, तो ये एक ब्रेकडाउन के लिए एक कुदरत ने एक सिस्टम रखा है सेल में, लाइसोसोम वाला। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस की तरफ अब आते हैं। न्यूक्लियस भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, तो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस।
एक सेल में सबसे वाज़ेह और सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो न्यूक्लियस का है। एनिमल सेल में बेटा याद रखिए न्यूक्लियस हमेशा सेंटर पर मौजूद होता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर मौजूद होता है। पहले मैंने वजह आपको बताया कि वजह यह है कि उसमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, सेंटर पर होता है, इसी वजह से बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स वाल की तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, वो डबल मेम्ब्रेन कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या दूसरा इसका नाम होता है न्यूक्लियर एनवल्फ। ठीक है, न्यूक्लियस में इनसाइड एक ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स होता है, और वही मैट्रिक्स कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या चीज़ कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें फिर न्यूक्लियस जो बुनियादी न्यूक्लियोलस होता है वही मौजूद होता है। ठीक है, 1 या 2 न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का यहाँ पर इसकी बात हुई, तो ये क्या चीज़ है? क्रोमोसोम हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर बेटा आपको याद रखना है कि हम कब क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम एक सेल में क्रोमोसोम को तब ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब देख सकते हैं, जब एक सेल डिवीजन के हालत में हो, जब एक सेल तकसीम होने के अमल में हो, तब हम इसमें क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। पर अगर एक सेल डिवीजन की हालत में नहीं है, अगर एक नॉर्मल फंक्शनल सेल है, तो उसमें आप क्रोमोसोम को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में। किस चीज़ के फॉर्म में? क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमोसोम्स पर अदर 2 चीज़ों से बने हैं। एक इसमें होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा इसमें होता है प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन है इसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रेप्ट होते हैं। ठीक है, वो कॉइल फॉर्म में इसके इर्द गिर्द रेप्ट होते हैं, इसने हिस्टोन प्रोटीन को कवर किया है। ठीक है, डीएनए का यहाँ पर फंक्शन क्या है? तो डीएनए सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल रखते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा एक और बात भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए कि हर एक जानदार में, हर एक स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर इंसान के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह गाजर, इस तरह ऑनियन के हर एक सेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस तरह जो है अदर एनिमल्स आप ले, तो जितना आपके पास स्पीशी हैं, हर एक स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होगा। ठीक, एक और चीज़ आप याद रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। रेदर दियर क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली, और इसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिर्फ डीएनए से बना हुआ होता है, इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है या जिनको क्रोमोसोम्स होता है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हर एक स्पीशी में अलग अलग है। तो हम इससे मुख्तलिफ़ चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास गोश्त का एक टुकड़ा है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये इंसान का गोश्त है, ये बैल का गोश्त है, गाय का गोश्त है, या कैमल का गोश्त है, गोट का गोश्त है, या फिश का गोश्त है? तो हम, अगर हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है, तो फिर जेनेटिक टेस्ट क्या करते हैं, आप उससे एक सेल लेंगे, सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे। तो अगर उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो डेफिनेटली दिस इज़ ये ह्यूमन बीइंग का है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेल वाला है तो फिर उसी से हम इस तरह आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमेशा एक स्पीशी में स्पेसिफिक होगा, वो एक स्पीशी में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा, तीसरे में उससे अलग होगा। कोई ऐसे स्पीशी नहीं है जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से मैच होगा। अगर मैच हुआ तो फिर ये एक ही स्पीशी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी हमारे पास डीएनए की।
प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस की बात है तो बेटा ये प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपके लिए एक होमवर्क होगा कि आप इस स्लाइड में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो आप दोबारा यहाँ से थोड़ा सा समराइज फॉर्म में देखिए। इस स्लाइड में इसका जो टाइटल है इसी स्लाइड का वो हमारे पास है सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। देखिए कुदरत ने मुख्तलिफ टाइप के सेल्स बनाए हैं और फिर सेल्स जो है वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक है। मतलब एक सेल है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, दूसरा सेल्स है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तीसरा सेल है वो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो हर एक सेल्स को अपनी अपनी ड्यूटी दी गई हैं और वो अपनी जो है दिए गए ड्यूटी को सरअंजाम करते हैं। ठीक है, कुछ सेल है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में इन्वॉल्व है, कुछ सेल जो है वो गैसेज ट्रैपिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ सेल्स हैं वो स्वेटिंग को स्वेट सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ सेल्स है तो वो विजन में इन्वॉल्व है जिस तरह हमारे रेटिना में रॉड्स और कोन्स होते हैं। तो कुदरत ने हर एक सेल को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो इसका काम है वो सौंपा है और वो उसके मुताबिक ही अपना काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के सेल हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के हमें मिलते हैं सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नर्व सेल्स होते हैं, अज़ाबी निज़ाम के जो सेल्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा जो जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं ये प्लांट में वाटर को और फूड को इनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं तो वो ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रूट हेयर सेल्स होते हैं तो वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इस पर हो सके। इसके अलावा जो सेल्स सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं उसमें कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें कम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी सिस्टम होता है। या जो सेल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के मुताबिक उसी में सिस्टम होता है। ठीक है, तो हर एक सेल जो है मीन ग्रेड के हर एक सेल अपने फंक्शन में स्पेसिफिक हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, फाइनल हमारे इस क्लास का टॉपिक है सेल एज एन ऑर्गन सिस्टम। अ सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। कभी कभार एक सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम की तौर पर काम करते हैं। वो सब्सटेंसेस लेते हैं जिनकी ज़रूरत होती हैं उसके मेम्ब्रेन के थ्रू, वही सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करती है जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एक सेल जो होती हैं वो एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करता है या एक प्रोडक्ट को दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट या इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या वो तो खुद स्टोर करेंगे या बाहर एक्सक्रीट करेंगे ताकि बॉडी से वो निकल जाए। तो सेल बेसिकली एक ओपन ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है। ठीक है बेटा, आज के लिए होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्या है? तो होम असाइनमेंट ये है कि राइट एंड मेमोराइज फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। जो सुसाइड बेक होते हैं उनके फंक्शन को आपने वाज़ह करना है, वो आपने लिखना है। इंशाल्लाह बेटा आज के क्लास में ये काफ़ी होगा, फर्दर क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।